गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में सीखे थे। जनरल फॉर्म ऑफ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे। उसमें से जो हम लोग केस सीखे थे, सबसे पहला केस सीखे थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा सीखे थे 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा सीखे थे पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा सीखे थे इंटरसेप्ट फॉर्म, पांचवा सीखे थे नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और छठा सीखे थे जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के बारे में जो अभी हम लोग सीखे हैं, है ना, लास्ट क्लास में जो सीखे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, दैट इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें से a और b कभी भी एक साथ 0 नहीं हो सकता है। अब हम लोग आगे सीखने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, रिडक्शन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को हम डिफरेंट फॉर्म में रिड्यूस करवाने का तरीका सीखेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम लोग जानते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ax प्लस by प्लस c is equal to 0, where a, b, c belongs R and a, b not equal to 0 simultaneously, a, b not equal to 0 या a, b not equal to 0 साइमल्टेनियसली, एक साथ 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें हम लोग यही जानते थे कि ax प्लस by प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स आर एंड a b नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक साथ ये 0 नहीं हो सकता। अब इसको हम लोग सबसे पहले चेंज करने जा रहे हैं, रिड्यूस into slope intercept form, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, ये पहला रिडक्शन है एक तरीके से, समझिए इस सेक्शन में कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हमको इसको रिड्यूस करना होगा तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमको इस फॉर्म में लेकर आना है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि y का जो कॉफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। x का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो स्लोप ऑफ द लाइन होगा, और जो c का टर्म होगा वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इंटरसेप्ट होगा, बाय इंटरसेप्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 को अगर मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस a बाई b x प्लस माइनस c बाई b। अगर मैं इससे कंपेयर कराऊं तो ये सेक्शन स्लोप का है और ये बाय इंटरसेप्ट का सेक्शन, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस a अपॉन b, दैट इज इक्वल टू माइनस coefficient of x upon coefficient of y, and by-intercepts of the line is by-intercept of a line is, अगर मैं बाई इंटरसेप्ट के लिए बात करूं तो बाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज माइनस सी बाई बी। ठीक है, इसी तरीके से
दूसरा डिडक्शन, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें छोटा सा, रिड्यूस द गिवन जनरल इक्वेशन, रिड्यूस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसका तरीका क्या होगा, मैं सबसे पहले 3y, एक चीज़ और यहाँ मेंशन करना होगा कि जब भी हम b के टर्म में बात करेंगे तो b से डिवाइड किया जा रहा है, तो b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए फॉर द रियल स्लोप। अगर b का मान 0 होगा तो भी हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन उस केस में जो स्लोप होगा वो इन्फिनाइट होगा और ये भी मान नॉट डिफाइन होगा, है ना। इस कारण से b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ भी b नॉट इक्वल टू 0 है, तो 3y के लिए मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 5, और y के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो -2/3x माइनस 5/3, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ द लाइन इज -2/3 एंड बाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5/3। दो बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, तो गिवन जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू -c, और इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन जो होता है वो होता है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 1 है वो पॉजिटिव 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि -c को मुझे नीचे लेकर आना होगा, और इसको मैं लिख सकता हूं -a/cx प्लस b बाई -c, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं x अपॉन -c/a प्लस y अपॉन -c/b इज इक्वल टू 1। आप यहाँ फिर से आप इस बात को ध्यान दे सकते हैं कि c जो है कांस्टेंट है, 0 के बराबर अगर होता तो यहाँ पे आके ये नॉट डिफाइन होता, तो हम यहाँ पे अगर चाहे मेंशन करना तो c नॉट इक्वल टू 0 मेंशन कर सकते हैं कि c 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे सेम क्वेश्चंस को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -5, ठीक है, और -5 को मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो 2x अपॉन -5 प्लस 3y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं x अपॉन -5/2 y अपॉन -5/3 इज इक्वल टू 1। क्या ये लिखा जा सकता है? तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ सकता हूं कि व्हाट इज द x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट इज -5/2 and y intercepts is -5/3 and length of x intercepts is equal to 5/2, length of y intercepts is equal to 5/3। लास्ट सेक्शन में हम लोग ये सारा चीज सीखे थे, ठीक है, जस्ट सीखे हैं हम इस बातों को। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। रिडक्शन टू नॉर्मल
फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन हम लोग कल लिखे थे उसको लिखे थे cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा बाई इज इक्वल टू पी, जहां हम लोग जानते हैं कि p जो है लेंथ ऑफ द नॉर्मल है एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैं यहाँ इस बात को मेंशन नहीं करूंगा, मुझे सिंपली यही समझना है कि जनरल इक्वेशन को मैं नॉर्मल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। जैसे देखिएगा ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल के फॉर्म में। तो इसको नॉर्मल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला काम मुझे ये करना होगा कि c को मैं इधर लेकर जाऊं और c हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मानते हैं कि c ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे माइनस c का जो नेचर होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन मुझे इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी कांस्टेंट यहाँ पे होगा उस कांस्टेंट का नेचर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो c को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो माइनस को मुझे इधर कंज्यूम कराना होगा पॉजिटिव बनाने के लिए। तो मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स माइनस बी बाई इज इक्वल टू सी। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा जब भी आप जनरल इक्वेशन को नॉर्मल के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती होने का चांस ज्यादा बनता है, लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास काम क्या करना है कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई है उसके स्क्वायर के सम से मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगा। तो नाउ डिवाइड बोथ साइड विथ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बाई। चाहे अगर आप यहां से भी देखना चाहें तो यहां भी अगर माइनस ए का स्क्वायर कीजिएगा तो वो ए स्क्वायर ही आएगा, और माइनस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो भी वो बी स्क्वायर ही आएगा। जैसे ही आप डिवाइड करते हैं तो ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा एक्स के साथ, साथ में ये माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव है। तो c का नेचर मैंने मेंशन किया है कि c पॉजिटिव है, तो c अगर पॉजिटिव है तब तो ये पॉजिटिव ही होगा, और अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस जगह पे जो भी कांस्टेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा। नाउ कंपेयर विथ cos अल्फा x साइन अल्फा बाई इज इक्वल टू पी से। तो इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूं तो यहां से मुझे ये दिख रहा है कि cos अल्फा का जो मान होगा, cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा का जो मान होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p का जो मान होगा p इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं इस बात को मेंशन कर देता हूं कि p हमेशा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल है। तो डिस्टेंस जब भी हम लोग काउंट करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव काउंट करेंगे। और अल्फा जो है एंगल, अल्फा इज एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा कैसा भी हो सकता है, ये भी अल्फा का मान हो सकता है। अगर मैं इस लाइन को देखता हूं तो इस लाइन के लिए नॉर्मल ये हो गया, और अल्फा का मान अब ये हो सकता है। अगर कोई लाइन इस तरफ है
तो उस केस में इसको मैं दूसरे पेन से यूज करता हूँ। देखिएगा ये ज़्यादा क्लियर दिखेगा, लिखता हूँ। तो अब अल्फा का जो मान है वो ये वाला एंगल है, यहाँ पे जो अल्फा था वो ये था, है ना। तो लाइन तो किसी भी सेक्शन में हो सकता है, या तो दो एक्स और वाई पॉजिटिव हो तो भी अल्फा एक्यूट एंगल होगा, अल्फा ऑब्टूस एंगल भी हो सकता है, अल्फा ग्रेटर देन पाई भी हो सकता है, और अल्फा जस्ट लेस देन 2 पाई भी हो सकता है, इस सेक्शन के लिए भी अगर बात करूँगा। इसी कारण से ये कभी पॉजिटिव भी मान दे सकता है और कभी निगेटिव भी दे सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, कन्वर्ट 3x प्लस 4y प्लस 5 या प्लस 10 लेते हैं इज इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, इसको हमको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जनरल इक्वेशन जो है लाइन का वो गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी कांस्टेंट होगा बराबर के बाद वो हमेशा पॉजिटिव नेचर का होगा। तो -10 तो नेगेटिव नेचर का हो गया, मतलब इसको हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस 4y इज इक्वल टू 10। अब मुझे क्या करना है, नाउ डिवाइड बोथ साइड विथ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। और इसके लिए मैं लिख सकता हूं -3/5x प्लस -4/5y इज इक्वल टू 10/5। और इसके लिए मैं लिख सकता हूं -3/5x माइनस 4/5y इज इक्वल टू 2। नाउ कंपेयर विथ cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा बाई इज इक्वल टू p। तो मैं बोल सकता हूं कि p इज इक्वल टू 2, दैट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होगा वो 2 के बराबर होगा। और cos अल्फा के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो cos अल्फा इज इक्वल टू -3/5, साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5। और यहां से अगर मैं tan अल्फा कैलकुलेट करना चाहूं तो tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3, और अल्फा का जो मान आएगा वो tan इनवर्स 4/3 होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे tan अल्फा कैलकुलेट करता हूँ, जैसे देखिएगा क्या किया जा रहा है। अगर यहाँ tan अल्फा कैलकुलेट करूंगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू b/a और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a आएगा, है ना। तो tan इनवर्स b/a अगर अल्फा का मान आ रहा है, क्योंकि ये दोनों निगेटिव है, तो b/a या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन का इसका तरीका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं इस पे, रिडक्शन पे, है ना। रिड्यूस x प्लस √3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। और तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अल्फा। अभी मैं एक एक करके क्वेश्चन किया था, आप चाहो तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं। पहले तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो गिवन इक्वेशन को अगर हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x प्लस √3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए बाई एक तरफ होना चाहिए, x और c का मान अलग होना चाहिए। अब बाई का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि √3y इज इक्वल टू -x माइनस 4। और बाई के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो -1/√3x
-4/√3। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जिसमें स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ द लाइन इज -1/√3 एंड intercepts by intercepts is equal to -4/√3। ठीक है, और लेंथ ऑफ बाई इंटरसेप्ट्स, लेंथ ऑफ बाई इंटरसेप्ट्स किसके बराबर होगा? 4/√3 के बराबर होगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद सेकेंड केस में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट्स फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड केस देखते हैं इसका कि इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो x + √3 इज इक्वल टू -4, और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसे 1 बनाना होता है। जो भी कांस्टेंट का टर्म है वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में आएगा x और y के, और इस जगह पे +1 बनेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ x/-4 + √3 -4 इज इक्वल टू 1। ठीक है। ये इसके बाद इसको लिखा जा सकता है x/-4 + y/-4/√3 इज इक्वल टू 1। और मैं यहां बोल सकता हूं कि x इंटरसेप्ट जो होगा, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -4 and y intercepts is equal to -4/√3। ठीक है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसमें इसको ट्राई करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। देखिएगा, थर्ड जो पार्ट है इसमें मुझे इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड। तो x + √3 + 4 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x + √3 इज इक्वल टू -4 और x - 4 √3 - 4 इज इक्वल टू 1, है ना। सॉरी, मैंने इसमें आपको ये बताया था कि जब भी हम इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। -x - √3 इज इक्वल टू 4। पहला बात क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि डिवाइड बोथ साइड with √1² + √3², दैट इज इक्वल टू 2। अब मैं इसे लिख सकता हूं -x/2 + -√3/2 इज इक्वल टू 4/2। ये 4 लिखा हुआ है, 4/2। ठीक है। अब मैं इसे लिख सकता हूं -1/2x + -√3/2 इज इक्वल टू 2। नाउ कंपेयर विथ cos αx sin αy इज इक्वल टू p। तो cos अल्फा का मान किसके बराबर होगा? -1/2। sin अल्फा का मान किसके बराबर होगा? -√3/2।
और p का मान किसके बराबर होगा 2। तो p का तो मान हमारे पास निकल कर आ जाता है कि लेंथ ऑफ जो नॉर्मल है वो किसके बराबर है 2 के बराबर। लेकिन साथ में मुझे अल्फा भी कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं अल्फा कैलकुलेट करूंगा तो सबसे पहले मुझे tan अल्फा कैलकुलेट करना होगा। tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा के लिए मैं लिख सकता हूँ -√3/2 अब -1/2, और tan अल्फा का जो मान आएगा वो √3 आएगा प्लस, है ना। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग जब कैलकुलेशन कर रहे हैं ये प्लस साइन है। तो tan अल्फा प्लस किस में होता है, आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अगर मैं इस जगह पे देखूं तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों का मान निगेटिव आया हुआ है। कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा किस में बिलोंग्स करना चाहिए, इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाना चाहूं तो ये कोई लाइन है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p का मान 2 के बराबर है, और जो अल्फा होगा वो अल्फा हो जाएगा पाई प्लस π/3 दैट इज इक्वल टू 4π/3। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो मान हो सकता है वो हो सकता है या तो π/3 या 4π/3। तो हमें क्या लेना है, अल्फा का मान थर्ड क्वाड्रेंट का लेना है। क्यों थर्ड क्वाड्रेंट का लेना है, क्योंकि जब मैं इसे कंपेयर करा रहा हूं तो कॉस अल्फा का मान निगेटिव आ रहा है और साइन अल्फा का भी मान निगेटिव आ रहा है। तो कॉस और साइन दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो एक्चुअल ऐसा डायग्राम बनेगा। और हमको नॉर्मल फॉर्म में जब भी जनरल इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा तो इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि p हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और किस क्वाड्रेंट का साइन अल्फा और कॉस अल्फा है। साइन अल्फा और कॉस अल्फा किस क्वाड्रेंट में एक साथ लाई कर रहा है। बात समझ में आता है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया कि p इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 4π/3। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टेक्स आर -1,6, -3,9 एंड 5,-8। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको इक्वेशन ऑफ मीडियन चाहिए अगर किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है। मान लीजिए कि ये A है, B है और ये C है। तो A का कोऑर्डिनेट -1,6, B का कोऑर्डिनेट -3,9 और C का कोऑर्डिनेट 5,-8 ये गिवन है। तो मीडियन एक्चुअल में इट इज द लाइन which is passing through the vertex and meet point of opposite side। मतलब एक ऐसा लाइन होता है जो कि वर्टेक्स से पास करता है और उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मीडियन मीट पॉइंट से भी पास करता हो। जैसे मान लीजिए कि BC का मीट पॉइंट K है, AC का मीट पॉइंट L है और AB का मीट पॉइंट M है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि AK इज द मीडियन। तो हमको इक्वेशन ऑफ मीडियन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन के लिए सबसे पहले K का कोऑर्डिनेट निकालना होगा और K इज द मीट पॉइंट ऑफ BC। K अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मीट पॉइंट ऑफ द BC है। तो K का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा -3 कोऑर्डिनेट ऑफ K। K इज द मीट पॉइंट ऑफ BC। तो K का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -3 + 5/2, 9 - 8/2। देखिएगा, इसको सॉल्व कर कर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू 1,1/2। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जब हमको इसका कोऑर्डिनेट पता है 1,1/2, तो क्या मैं 2 पॉइंट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को यूज करके AK का इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो मीडियन थ्रू A, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू A
एज। स्लोप ऑफ ए के, सबसे पहले हमको स्लोप ऑफ ए के निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ ए के जो होता है वो चेंज इन बाई, चेंज इन बाई के लिए हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 1/2 एंड चेंज इन एक्स, और चेंज इन एक्स जो होगा -1 होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 11/-4 दैट इज इक्वल टू -11/4। तो स्लोप का मान हमको पता चलता है। अब इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन एज, रिक्वायर्ड इक्वेशन एज y माइनस 1 या y माइनस -1 इज इक्वल टू -11/4 x माइनस 6, और इसको सॉल्व कर आंसर को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एल का मिड पॉइंट निकालिएगा और बी एल के इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, और एम का मिड पॉइंट निकालकर सी एम का भी इक्वेशन लिखा जा सकता है। उसको मैं यहाँ पे लिखने नहीं जा रहा हूँ, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है। पर इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन इज द सेंट्रॉइड, मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन इज द सेंट्रॉइड। तो सेकेंड मेथड है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द अनदर मेथड। तो हम सबसे पहले सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में जी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो जी का जो कोऑर्डिनेट होता है वो सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी। तो सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी इज इक्वल टू -1 प्लस -3 प्लस 5/3 एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ एबीसी दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 9 माइनस 8/3। इसको सॉल्व करेंगे, जी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, निकल जाएगा जी का कोऑर्डिनेट। देखिएगा मैं यहाँ फ्रेश डायग्राम बना रहा हूँ। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है -1,6, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -3,9 और सी का कोऑर्डिनेट गिवन है 5,-8। ये यहाँ पे जी का पॉइंट होगा, है ना। तो जी जो होगा वो मीटिंग पॉइंट ऑफ द सेंट्रॉइड होगा। इसका कोऑर्डिनेट मैं लिख सकता हूँ, जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 + 5 1/3, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7/3। देखना 7/3। तो ये कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया 1/3, 7/3। अब मुझे मीडियन का इक्वेशन निकालना है। तो ए से पास होने वाले मीडियन का इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ एजी के थ्रू, बी से पास होने वाले मीडियन का इक्वेशन लिख सकता हूँ बीजी के थ्रू, और सी से पास होने वाले मीडियन का इक्वेशन लिख सकता हूँ सीजी के थ्रू। क्यों ऐसा? क्योंकि जी तो तीनों में कॉमन पॉइंट होगा, और यही लाइन आगे मैं एक्सटेंड करूंगा तो बीसी के मिड पॉइंट से पास करेगा। बी जी को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो वो एसी के मिड पॉइंट से पास करेगा, जो कि के एल एम है दिए हुए फिगर के हिसाब से। तो इस मेथड में फायदा क्या होगा कि हमको बार बार साइड्स का मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मिड पॉइंट निकाले भी मैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पॉइंट को निकालकर तीनों इक्वेशन को लिख सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ बीजी, मैं बीजी के इक्वेशन को लिखता हूं इक्वेशन ऑफ बीजी, क्योंकि एजी का इक्वेशन तो यही वाला आएगा जो मैंने यहाँ पे निकाला है। बीजी का इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। बीजी के इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ बीजी चाहिए, और स्लोप ऑफ बीजी जो होगा वो चेंज इन बाई, चेंज इन बाई बोलने का मतलब क्या हुआ 9 माइनस 7/3 एंड -3 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करके लिखेंगे 20/3 अपॉन -10/3। ये इससे कैंसिल आउट, और इसको मैं लिख सकता हूं -2। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से सही है। स्लोप ऑफ बीजी जो आएगा वो -2 के बराबर। जब हमको स्लोप पता चल गया, पॉइंट हमको पता है, तो हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म में इसका इक्वेशन लिख सकते हैं।
नाउ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू बी इज y माइनस 9 इज इक्वल टू -2 x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकल कर आएगा। सोल्यूशन मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है आपके लिए, बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2,3 so that the line segment of the line intercept between the axis is bisected at this point। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको लाइन का इक्वेशन लिखना है, जो लाइन एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है इस मिड पॉइंट पे, मतलब इस ए बी का जो मिड पॉइंट है वो 2,3 गिवन है, और हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2,3 so that the line segment of the line intercepted between the axis is bisected at this point। इस पॉइंट पे अगर हमारे पास लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो हमको इसका इक्वेशन लिखना है ना। तो ये मिड पॉइंट है, हम इसको लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट a,0, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,b, ठीक है। तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मैं मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और a का मान जो निकल कर आएगा a इज इक्वल टू 4, और बाई के लिए लिख सकता हूं 3 इज इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2 b प्लस 0/2, और यहां से b का मान निकल कर आएगा 6। और यदि कोई भी लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में है तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज x बाई a बाई बाई b इज इक्वल टू 1, और हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से ए बी का मान ऊपर निकाले हैं, इसमें पुट करेंगे x अपॉन 4 प्लस बाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। पहला छोटा सा क्वेश्चन था इंटरसेप्ट फॉर्म का, क्योंकि ये सारा फॉर्म हम लोग पहले जस्ट सीखे हैं, इस कारण इस पे एक छोटा छोटा क्वेश्चन करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस हुज सम इज 9। इसका क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है कि कोई भी लाइन 2,2 से पास कर रहा है, 2,2, तो ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव बाई एक्सिस को इस तरीके से इंटरसेप्ट करेगा, या ये इस तरीके से भी इंटरसेप्ट कर सकता था, इस तरीके से भी इंटरसेप्ट कर सकता है। हम मान लेते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन, ये इसका डायग्राम बनेगा, रफ डायग्राम है। बाकी जब हम सॉल्व करेंगे ए बी का कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा तो हम इसका एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इस बात से हमको परेशान नहीं होना है कि क्या ये हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लाई करेगा, है ना। लाइन कैसा भी ड्रॉ किया जा सकता है, इस तरीके का भी लाइन हो सकता है जो कि 2,2 से पास कर रहा है और इस सेक्शन को इस इधर इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। तो हम इस पे अभी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास ए और बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से ये लाइन सेगमेंट उस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट a,0 है और इसका कोऑर्डिनेट 0,b है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। पहला बात सबको क्लियर है। जैसे ही हम लोग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जानते हैं, है ना,
दूसरा गिवन इंफॉर्मेशन है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दिस लाइन 1 पासिंग थ्रू 2,2 से ये लाइन पास कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/a, ये a लिखा हुआ है, 2/a 2/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको सेकेंड मानते हैं। और दूसरा दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9, इसको थर्ड मानते हैं। ठीक है, सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम थर्ड हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 9 माइनस ए। b का जो मान होगा वो 9 माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, सिंपल कन्वर्ट कर दिए हैं इसको। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे सेकेंड में। नाउ पुट इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करता हूं तो ये दिया हुआ है 2/a प्लस 2/9 माइनस ए, क्योंकि b के जगह पे मुझे 9 माइनस ए रखना होगा। ये b का मान मैंने निकाला है थर्ड से, इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर कर a का मान निकाल लेंगे और फिर b का मान निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करने के लिए बात करता हूँ तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 9 माइनस ए, 2a इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस ए। इसको लिख सकते हैं 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट होगा और इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18, है ना, 18 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको लिखा जा सकता है a माइनस 6 माइनस 3a माइनस 6। इसको लिख सकते हैं a माइनस 3 a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और a का मान निकल कर आएगा 3 और 6। जब a का मान 3 होगा तो b का मान 6 और 3। तो अगर मैं इसका एक्चुअल डायग्राम बनाने की बात करता हूं, ठीक है, तो एक्चुअल डायग्राम इसका इस तरीके से भी बन सकता है। ये 3,0 और ये 0,6, या इस तरीके से भी बन सकता है, ये 6,0 और ये 0,3। दोनों डायग्राम सेम है। दोनों डायग्राम, दो इक्वेशन पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन हो सकता है आइदर x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन हो सकता है साथ में x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये दोनों आंसर होगा। एंगल बिटवीन टू लाइन, है ना। तो कोई भी लाइन, दो लाइन दिया हुआ है, मानते हैं कि ये दो लाइन है L1 और L2। मान लीजिए कि इसका इक्वेशन a1x b1/c1 इक्वल टू 0 है, और इसका इक्वेशन a2x b2/c2 इक्वल टू 0 है ना। तो जब भी हम दो लाइन का केस कंसिडर करेंगे तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज बिटवीन द टू लाइन। आइदर बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, या दोनों लाइन L1 और L2 पैरेलल हो सकता है, या दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करे, L1 L2 कौन सा, ठीक है, ओवरलैपिंग लाइन हो सकता है। तीनों के लिए हम लोग कंडीशन पहले सीखे हैं बेसिक में कि कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू
C1/C2, ये बात हम लोग जानते हैं कि कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरीके से कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन भी हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइन का जो कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ओवरलैपिंग लाइन के लिए भी कंडीशन जानते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, है ना। अब इन दोनों केस में हमारे पास दोनों लाइन के बीच का एंगल मेजर करना आसान है। हम यहां बोल सकते हैं कि या तो थीटा 0 के बराबर हो सकता है सेम डायरेक्शन के लिए, या थीटा पाई के बराबर हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइन के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, तो हम दोनों केस में एंगल विद पैरेलल लाइन के केस में जो हम लोग एंगल मेंशन करते हैं वो 0 के बराबर ही मेंशन करते हैं। तो इसमें यहाँ भी जो एंगल मेंशन होगा वो 0 के बराबर ही मेंशन होगा, क्योंकि लाइन के केस में हम लोग डायरेक्शन के लिए बात नहीं करेंगे, ये दोनों साइड से इन्फिनाइट की ओर मूव करता है, ठीक है। तो हम दोनों केस में जो एंगल मेजर करेंगे वो 0 ही मेजर करेंगे। इसके बाद इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं ओवरलैपिंग के केस में, तो भी यहाँ थीटा का जो मान होगा वो 0 ही होगा। बस कंडीशन ये चेंज होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे C1/C2 का रेशियो बराबर नहीं होता है। लेकिन जब हम पहले केस को देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, तो यहाँ पे ये दो एंगल बना रहा है अल्फा और बीटा। इस एंगल के मेजरमेंट को हम लोग को सीखना है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके मेजरमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दो बात है कि एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज मेजर इन एक्यूट एंगल फॉर्म। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये दोनों अगर 90 डिग्री पे नहीं है तो ये एक्यूट होगा तब ये ऑब्टूस होगा, या ये एक्यूट होगा तब ये ऑब्टूस एंगल होगा, या दोनों राइट एंगल होगा, है ना। तो हमको यहाँ पे ये मेजर करना है कि एंगल इज ऑलवेज मेजर एक्यूट एंगल। एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल इज ऑलवेज मेजर एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन L1 एंड L2। हम सबसे पहले L1 और L2 के बीच में एक्यूट एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। अब इसके मेजरमेंट का तरीका क्या है वो समझिएगा। मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। इसमें ये दोनों लाइन L1 और L2 है, दैट इज इक्वल टू θ1, और ये हमारे पास θ2 होगा, क्योंकि स्लोप के साथ हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, है ना। स्लोप निकालने के लिए जानते हैं ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसका स्लोप अगर देखना चाहें तो इसका स्लोप M1 का स्लोप हो जाएगा -A1/B1 और M2 का स्लोप हो जाएगा -A2/B2। जब हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं तो इंक्लिनेशन एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं tan θ1 और इसको मान लेते हैं tan θ2। इस बात को समझना है, ठीक है। अब जब ये θ1 और θ2 है, मानते हैं कि थीटा इज द एक्यूट एंगल, ये थीटा हमारे पास एक्यूट एंगल है, दिस इज द थीटा। तो हम यहाँ से थीटा अगर मेजर करना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटरनल एंगल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि θ2 जो होगा वो थीटा प्लस θ1 के बराबर होगा या नहीं। और मुझे कैलकुलेट करना है थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, क्या। अब हम लोग यहाँ से tan थीटा के लिए अगर इक्वेट करना चाहें तो tan थीटा के लिए लिख सकते हैं tan θ2 माइनस θ1, और इसको लिख सकते हैं tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 tan θ1। क्लियर होता है ये बात, ठीक है। तो हम लोग को एंगल एक्चुअल में मेजर करना था, तो एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एंगल जो निकल कर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, यहां देखना है
थीटा 2 जो है वो किसके बराबर है, m2 के बराबर, तो दैट इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। क्लियर है ये बात। लेकिन थीटा जो होगा वो ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू π/2, कुछ भी लाई कर सकता है, क्लोज में भी लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री भी एंगल मेजर हो सकता है, एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है, 0 टू π/2। तो इस केस में ये हमेशा पॉजिटिव नेचर का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ये तो इसका पहला रिजल्ट आ गया कि एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन L1 and L2 is theta is equal to tan inverse m1 m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इसको कोफिशिएंट ऑफ x और y के टर्म में इक्वेट करना चाहूं तो कर सकता हूं, क्योंकि m2 के लिए मैं जानता हूं कि लिख सकते हैं माइनस a2 अपॉन b2, और m1 के लिए लिखा जा सकता है माइनस a1 अपॉन b1। नाउ इसको सेकेंड फॉर्म, अनदर फॉर्म में अगर हम लोग सीखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है। और इसको लिखा जा सकता है m2 इज इक्वल टू, यहां मैंने मेंशन कर रखा है कि m2 का मान किसके बराबर है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। इसके लिए लिख सकते हैं माइनस a1 अपॉन b1 अपॉन 1 प्लस माइनस a2 अपॉन b2 इंटू माइनस a1 अपॉन b1। ध्यान देना है यहाँ पे। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं a1 अपॉन b1 माइनस a2 अपॉन b2 1 माइनस 1 प्लस a1 a2 b1 b2, है ना। और इसको सॉल्व करने के बाद मैं लिख सकता हूं a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, है ना। और यहां से थीटा अगर मैं लिखना चाहता हूं तो थीटा लिखा जा सकता है tan इनवर्स a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। ठीक है। तो यहाँ जो ये जो कैलकुलेशन है, इस फॉर्म में भी हम लोग एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन को याद रख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x और y है, a1 a2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर डायरेक्टली आपको दिखता है। लेकिन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो इस फॉर्म को यूज किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्म यूज होता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या हम लोग इसको इस फॉर्म में भी याद रखते हैं, tan थीटा के टर्म में टेंजेंट वैल्यू याद रखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना। यहाँ मैंने आपको पहले ही मेंशन कर रखा है कि जब भी हम लोग एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन के लिए बात करते हैं, नॉट ओनली एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन बट एंगल बिटवीन द टू कर्व, किसी भी दो कर्व का अगर मैं एंगल मेजर करने जा रहा हूं तो जनरली हम लोग एक्यूट एंगल मेजर करते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है ना। तो यहाँ भी हम लोग एक्यूट एंगल ही मेजर करने जा रहे हैं। तो एक्यूट एंगल मेजर करने के लिए मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट प्लेन पे दो लाइन L1 और L2 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो L1 का एक अपना स्लोप होगा, उसको मैं m1 मान रहा हूँ कि मान लेते हैं कि इसका जो स्लोप है वो m1 है और इसका जो स्लोप है वो m2 है। तो m1 को अगर मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि लाइन का इक्वेशन यही दिया हुआ है, m1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस a1 बाई b1 के फॉर्म में, और m2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस a2 बाई b2। ठीक है। अब जब मैं ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है आपके पास, तो हमको इसके बीच का L1 और L2 के बीच का ये एंगल मेजर करना था। इस एंगल के लिए मैं थीटा बोल सकता हूं और ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा। अगर थीटा आपको मेजरमेंट के टाइम में और
एक्यूट आता है, अगर मैं मॉड साइन नहीं लूंगा तो एक्यूट और ऑब्टूस कुछ भी आ सकता है। इसी से बचने के लिए मैंने सीधा थीटा क्या लिया आपको, एक्यूट एंगल लिया, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि इसके इस और इस एंगल के बीच में रिलेशन होता है कि थीटा 2 इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू इंटरनल एंगल, ठीक है। तो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1, और यहां से मैं थीटा निकाल सकता हूं और फिर टैन के टर्म में इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये फॉर्मूला सीखा है tan a माइनस बी के टर्म में कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब जैसे ही मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं तो tan थीटा 2 किससे इक्वेट होता है, क्योंकि इसके टेंजेंट वैल्यू को मैं m2 बोलता हूं, तो tan थीटा 2 इज इक्वल टू m2 एंड tan थीटा 2 इज इक्वल टू m1। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड वैल्यू लेने का पर्पस मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमको एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको पॉजिटिव काउंट करना है। इस कारण से मैंने tan थीटा का जो मेजरमेंट किया है वो पॉजिटिव के टर्म में मेजरमेंट किया, और यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसके बाद अगर मैं m1 और m2 को कोफिशिएंट ऑफ x और y के टर्म में कन्वर्ट करूंगा तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। बिल्कुल आसान तरीका है इसको याद रखने का कि दो लाइन अगर दिया हुआ रहेगा तो a1 b2 माइनस a2 b1 a1 a2 प्लस b1 b2 से आप इसको आसानी से याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।